नमस्कार मित्रों। आज हम एक ऐसी दुविधा के बारे में चर्चा करेंगे जो आप लोगों के मन में हमेशा बनी रहती है कि हमारे लिए एसीएल सर्जरी के लिए कौन सी टेक्निक है जो बेस्ट हो सकती है। तो दोस्तों, हमारे जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें आप देख पाएंगे कि हम 7 से अधिक जो तकनीक है उनसे एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करते हैं। अब जो हमारे 90% से ज़्यादा पेशेंट हैं वो एक फिक्स टेक्निक है जिसको अब आज के समय में बायोस्क्रू टेक्निक कहते हैं। पहले इसका कोई नाम नहीं था क्योंकि सबसे पहले जो टेक्निक डिस्क्राइब थी, सबसे पुरानी टेक्निक है जिससे सबसे ज़्यादा ऑपरेशन दुनिया में किए गए हैं और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स भी मिले हैं, वो यही टेक्निक है। बाद में इसको नाम दिया कि भाई ये वाली बायोस्क्रू टेक्निक है, जिसमें ऊपर की साइड में एक बटन और नीचे की साइड में एक स्क्रू यूज़ करते हैं। अब इसी के ऊपर में जो बाकी सब टेक्निक है इनको मॉडिफिकेशन किया गया। भाई ऑल इनसाइड रिपेयर टेक्निक है, एसीएल रिपेयर है, सेलेक्टिव बंडल एसीएल रिकंस्ट्रक्शन है, एसीएल ऑगमेंटेशन है, या कोई और तकनीक है, इम्प्लांट है, ये सब इसी के ऊपर में डेवलप किए गए हैं। अब जो पेशेंट है वो एक अपने आप में एक इंडिविजुअल है, उसकी जो फिजिक है, उसकी जो डिमांड है, उसकी एज है, उसका टेयर है, ये सब अलग अलग होते हैं। अगर अपन कंपेयर करें एक व्यक्ति जो हरियाणा का रहने वाला है उसको तमिलनाडु के व्यक्ति से कंपेयर करें तो उसकी जो फिजिक है, बिल्ट है, डिमांड है, सब अलग अलग है। तो इसलिए हमारा कहना होता है कि एक टेक्निक है वो सारे पेशेंट्स के लिए फिट नहीं होती। इसलिए डिपेंडिंग ऑन पेशेंट टाइप, बिल्ट, एज, डिमांड, टेक्निक को इम्प्रोवाइज करना पड़ सकता है। जैसे जो बच्चे हैं जिनमें 15 साल से कम उम्र में एसीएल टेयर हो गया, उनको खेलना है तो उसमें फाइशियल स्पेयरिंग एसीएल रिकंस्ट्रक्शन या ऑल इनसाइड रिपेयर टेक्निक है वो करनी पड़ती है। तो आज हम जो मोस्ट कॉमन टेक्निक हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, बता देता हूँ कि टेक्निक हम करते कैसे हैं। तो दोस्तों, जो बायोस्क्रू टेक्निक है उसमें सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि ये पेशेंट्स में क्या जो प्रॉब्लम्स है वो रहती है। तो ये एक एसीएल इंजरी का टिपिकल पेशेंट है जिसमें आप एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट, मतलब ये आगे की तरफ में जो टिबिया है वो लचक मारती है। जैसे आप आगे की तरफ में भागने की कोशिश करते हैं तो आपकी जो टिबिया है वो आगे निकल जाएगी, फीमर पीछे रह जाएगी, आपको लगेगा कि घुटना मेरा निकल रहा है, मैं वेट नहीं ले पा रहा हूँ। दूसरी प्रॉब्लम जो पेशेंट्स को आती है वो आती है पिवटिंग की। पिवटिंग का मतलब जैसे आप फुटबॉल खेलते हैं और सडनली आपको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है, डायरेक्शन चेंज करने में घुटना आपकी जगह छोड़ देता है, आपको लगता है कि मैं गिरा, जिसको कहते हैं गिविंग वे। या दूसरे तरीके से मैं आपको बताऊं तो इसमें ऐसा लगता है कि आपका पैर एक तरफ जा रहा है और आपका एक घुटना दूसरी तरफ में जा रहा है। अब ये अपने एमआरआई पेशेंट्स का देख लेते हैं। ये एमआरआई के अंदर अपन कंफर्म कर सकते हैं एसीएल टेयर है या नहीं है। तो ये इस नोच के पीछे की साइड में यहाँ पे खाली दिखता है, तो ये एसीएल टेयर हो सकता है। अब इसको कंफर्म करने के और दूसरे तरीके भी होते हैं, जैसे पीसीएल की बकलिंग दिखती है और जो सेकेंडरी साइंस होते हैं वो भी दिखते हैं। तो इस तरीके से अपन दो तरीकों से कंफर्म कर सकते हैं कि आपको एसीएल टेयर है या नहीं है। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको लचक होनी चाहिए। अब सबसे पहले जरूरी एसीएल की सर्जरी करने से पहले ग्राफ्ट होता है। तो प्रीवियसली हम लोग जो ग्राफ्ट यूज करते थे वो हैमस्ट्रिंग यूज करते थे, लेकिन अभी हम ऑलमोस्ट सारे पेशेंट्स में पेरोनिस लॉन्गस ग्राफ्ट यूज करते हैं क्योंकि ये ग्राफ्ट है वो उसकी लेंथ काफ़ी अच्छी आती है। इसमें जो ग्राफ्ट है वो थिकनेस उसकी काफ़ी अच्छी रहती है। तो क्वालिटी, अगर हैमस्ट्रिंग और उसको कंपेयर करें तो क्वालिटी ऑफ टिश्यू में रात दिन का फर्क है। इस वजह से पहले हैमस्ट्रिंग से खूब पेशेंट्स ऑपरेट किए गए, लेकिन अब धीरे धीरे सब लोग पेरोनिस लॉन्गस की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। साथ में ये भी देखा गया है कि जो एंकल में, कई बार ये कहते थे कि उस पेशेंट्स का एंकल में फंक्शंस कमजोर हो जाएंगे, लेकिन जो हमारे पेशेंट्स हैं उन्होंने अभी तक किसी ने कंप्लेंट नहीं की भी मेरे को एंकल में कोई प्रॉब्लम आ रही है या एंकल में कोई वीकनेस है, क्योंकि जो बाकी जो मसल्स बची हैं वो उसको कॉम्पनसेट कर लेती हैं। तो दोस्तों, ये ग्राफ लेने के लिए ये आपकी फिबुला बोन है 1 सेंटीमीटर का, मात्र 1 सेंटीमीटर का निक यहाँ पे रखते हैं और इसके बाद में यहाँ से ये ग्राफ्ट है आपका, यहाँ से ग्राफ्ट निकालते हैं इस तरीके से। इसमें दोनों ग्राफ्ट है, पीछे की साइड में जो मसल वाला है वो पेरोनिस ब्रेविस है और ये वाला वो जिसमें मसल दिख रही है, और ये जो आगे वाला है जिसमें आपको मसल नहीं दिखेगी वो ग्राफ्ट है, वो आपका पेरोनिस लॉन्गस है। ये आपका पेरोनिस लॉन्गस है, इसको टैग कर लिया हमने। तो ये ग्राफ्ट आपका इसमें से प्रिपेयर किया और इसको टेंडन हार्वेस्टर से हम लोग निकाल लेंगे। अब ये ग्राफ्ट है, इसमें देखेंगे इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो बड़ी यूनिफॉर्म होती है। इसके अंदर में जो हैमस्ट्रिंग की तरह थोड़े रेसे रेसे निकलते हैं उसमें वो नहीं निकलते हैं। तो ये ग्राफ्ट काफ़ी थिक आता है,
लॉन्ग आता है। और इसको हम थोड़ा सा नीचे की तरफ से लेते हैं, तो जब ये 4 टाइम कर लेते हैं तो इसमें एक एडवांटेज ये रहती है, जो आपको लास्ट में मैं दिखाऊंगा, ये ऑलमोस्ट जो ग्राफ्ट है कोई वेस्ट नहीं जाता, ये आपके बिल्कुल जो एंड है वहां पर पहुंचता है। या तो ये 5 मिलीमीटर अंदर रहता है या 5 मिलीमीटर बाहर रहता है, जिससे ग्राफ्ट का कोई वेस्टेज नहीं रहता है। तो ये अपन ने ग्राफ ले लिया, ये ग्राफ प्रिपेयर हो गया, 4 टाइम कर लिया। तो ये 4 टाइम स्टैंड करने के बाद में पेरोनिस लॉन्गस है वो 9 to 10, कई बार 10.5 तक पहुंच जाता है। तो ये ग्राफ काफी थिक रहता है और वेस्ट भी नहीं जाता, क्योंकि ये ऑलमोस्ट अपर्चर पे जो उसकी टिबिया की साइड का जो होल है वहां पे पहुंचता है। सबसे पहले ग्राफ प्रिपेयर हो गया, ग्राफ प्रिपेयर होने के बाद हम लोग डायग्नोस्टिक्सकोपी करते हैं। डायग्नोस्टिक्सकोपी करने का पर्पज ये रहता है कि 95% है एमआरआई वो आपके टेयर्स वगैरह हैं वो डिटेक्ट कर लेता है, पर 5% केसेस में जैसे मेनिस्कस का टेयर हुआ या कार्टिलेज की इंजरी हुई और माइनर सॉफ्ट टिश्यू जो इंजरीज हैं, कई बार एमसीएल की इंजरी भी मिस हो जाती है, मेनिस्कल कैप्सुलर सेपरेशंस है, रैम्प लीजन्स हैं, ये देखने के लिए, इनको कंफर्म करने के लिए आपको पूरा जो जोड़ है उसको पूरा आर्थ्रोस्कोपी से चेक करना पड़ता है। जिस तरीके से हम यहाँ पर रैम्प लीजन चेक कर रहे हैं, बादर लिगामेंट चेक कर रहे हैं, रूट जो है वो टेयर चेक कर रहे हैं, इस तरीके से सारे जो जोड़ है उसको चेक करना पड़ता है, क्योंकि 5% चांस है कि एमआरआई पे भी लीजन आपका मिस हो सकता है। अब मेन जो चीज जरूरी चेक करनी होती है एचसीएल की इंस्टेबिलिटी के साथ में, वो है रैंप। ये रैंप अगर मिस होता है तो ये रैंप मेनिस्कस टेयर में दर्द नहीं करेगा, ये भी इंस्टेबिलिटी को कंट्रीब्यूट करता है एसीएल की, मतलब ये एसीएल की लचक को बढ़ाता है। तो ये पीछे वाला पोर्शन होता है उसको रैंप कहते हैं। ये रैंप को चेक करना बहुत जरूरी है, और ये पीछे से एक स्पेशल पोर्टल बना के पीछे की साइड में पीछे से इसको रिपेयर करना पड़ता है। तो ये रैंप लीजन भी देखना पड़ता है। अब इस पेशेंट्स में रैम्प लीजन नहीं है। अभी पेशेंट्स के अंदर में आप रूट चेक करोगे, मेनिस्कस की जो रूट है, चारों रूट है वो भी चेक करेंगे, क्योंकि एसीएल के साथ में 10 से 15% चांस होता है लेटरल मेनिस्कस की रूट, और 10% से कम चांस रहता है मिडिल मेनिस्कस की रूट। तो ये भी हो सकती है, वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। अब अपने आ जाते हैं एसीएल पे। अब एसीएल के अंदर में ये कई बार पीसीएल से चिपका होता है, जैसे ये एसीएल का सब्सटेंस है, ये पीसीएल से यहाँ पे जाके चिपक गया है, तो इसको पड़ा रहने देते हैं, इसको निकालते नहीं है। निकालने में क्या है कि इसका जो नर्व जो इसमें एंडिंग्स है वो आपको जॉइंट प्रोप्रायोसेप्शन और जो जोड़ की जो फीलिंग होती है, एजिलिटी होती है, उसमें हेल्प करता है, इसलिए इसको निकालते नहीं है। इसके साइड में से नया लिगामेंट बना देंगे। अब ये जो टिश्यू निकाला है ये साइनोवियल टिश्यू है, जो साइनोवियम निकाली है, ना कि एसीएल का बचा हुआ टिश्यू, उसको अपन प्रिजर्व करेंगे, क्योंकि ये हेल्प करेगा आपको जॉइंट प्रोप्रायोसेप्शन में। अब इस पेशेंट्स में जिसका अपन डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, इसमें लेटरल मेनिस्कस का एक फ्लैप है छोटा सा, जो अंदर की साइड में व्हाइट व्हाइट जोन में है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस फ्लैप टेयर का हम लोग क्या करते हैं। ये लेटरल मेनिस्कस का टेयर मैंने आपको बताया। अब ये चूंकि व्हाइट व्हाइट जोन में है तो ये हील नहीं हो सकता, और कराने की इसको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर ये इसको निकाल भी देंगे तो ये 100% वापस वैसे काम करेगा। तो ये व्हाइट 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 जोन वाला टेयर हम मेनिसेक्टोमी कर रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं। तो निकालने के बाद में आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टिश्यू 98-99% टिश्यू प्रिजर्व्ड है और इसकी बैलेंसिंग हो गई है, तो ये इससे काम करेगा। तो कई बार पेशेंट ये भी कंफ्यूज रहते हैं कि मेनिसेक्टोमी सबसे ही घबरा जाते हैं कि निकालना ही नहीं है। नहीं, अगर वो हील नहीं हो सकता और छोटा सा टिश्यू तो निकालने में बहुत फायदा है। अब आ जाते हैं अपन एसीएल रिकंस्ट्रक्शन में के ऊपर में। तो ये जो एसीएल का फीमर साइड का फुटप्रिंट है, इसमें से अगर कोई ऐसा टिश्यू है जो आपको उसको देखने में दिक्कत कर रहा तो उसको निकाल देते हैं। उसके बाद में हमने फीमर साइड की जो टनल है उसको बनाते हैं, उसको ड्रिल करते हैं। ये उसके लिए गाइड पिन डाली हमने, और ये गाइड पिन डालने के बाद में जो टनल है वो ड्रिल करेंगे। पहले 4 mm के टनल ड्रिल करेंगे, उसके बाद में आपका जो एग्जैक्ट साइज का रिमर होता है वो रिम करेंगे। पर ये नॉर्मली अपने जो पेरोनिस लॉन्गस ग्राफ्ट में 9+ रहता है, और 9.5-10 तक भी पहुंचता है। पर हम लोग अपने पेशेंट्स में अंडर रिम करते हैं, मतलब अगर 9.5 का ग्राफ्ट आया तो 9 ही रिम करते हैं, जिससे कि वो ग्राफ्ट है उस टनल के अंदर बहुत टाइट जाता है, वहीं पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग फिक्सेशन होता है, क्योंकि जो हीलिंग होती है आपकी वो आपके इस टनल अपर्चर के ऊपर में यहाँ पे हीलिंग होती है। जितना टाइट रहेगा उतना अच्छा है। अब अपन ने ये जिग प्लेस करी है टीबिया की टनल के लिए। अब टीबिया के लिए अपन ने यहाँ पे जिग लगाई, और ये इसका फुटप्रिंट है, और यहाँ पे अपन इस जगह पे जो टिश्यू है उसको पूरा प्रिजर्व करने की कोशिश करेंगे जितना टिश्यू। ये टिबिया की जो टनल की है वो आपकी गाइड पिन आ गई है। गाइड पिन के ऊपर में अपन सबसे पहले 4 mm से ड्रिल करेंगे। 4 mm से ड्रिल करने के बाद में जो 9 या 10, जो 9.5 जो भी एडिक्वेट साइज का रिमर है उससे रिम करेंगे। ये ग्राफ्ट पैसेज का मैं आपको बताता हूँ। ये जो सूचर है दोनों टनल में से पास कर लिया अपन ने। अब इस सूचर के ऊपर में से ग्राफ्ट रेल रोड करेंगे अपन।
ये ग्राफ्ट है वो पहुंचने के बाद में है। ये आपका जो जो ग्राफ्ट है वो पहुंच गया है। ये मैंने आपको कहा कि जो टिश्यू है जो आगे की साइड में बचा हुआ उसको अपन बचाएंगे। और ये आपका आगे की तरफ में चेक कर रहे हैं इम्पिंजमेंट। अब ये जो टिश्यू बचाया है ये कुछ इम्पिंज कर रहा है, तो इस टिश्यू को निकालना पड़ेगा। इसको निकाल देंगे, जो एक्स्ट्रा होगा ये निकाल रहे हैं अपन। जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल देंगे, फिर से चेक करेंगे कि कोई इम्पिंज तो नहीं कर रहा क्या। फिर उसके बाद उसको फुल एंड फाइनली दिस इज द फाइनल रिपेयर। यहाँ पे ये फाइनल रिकंस्ट्रक्शन के बाद में इसको अपन प्रोब करके चेक करेंगे कि ग्राफ का प्लेसमेंट कैसा है। लास्ट में अब फाइनल जो स्टेप बचा है अपने बाहर से स्क्रू लगाने का, क्योंकि बायो स्क्रू से जरिए तो स्क्रू लगाएंगे। अब आपने मैंने आपको एडवांटेज बताया कि पेरोनिस लॉन्गस ग्राफ्ट लगाने से एडवांटेज है कि ये ऑलमोस्ट अपर्चर तक पहुंचता है। हालांकि उसकी कैलकुलेशन इस हिसाब से करनी पड़ती है कि ये ग्राफ्ट यहाँ पहुंचे, बटन का साइज है, ड्रिल है, रिमिंग है, ये सब आपको सही तरीके से करनी पड़ती है। ये अपन ने बायो स्क्रू जो डालना है, ये बायो स्क्रू है, ये फाइनली टाइट कर दिया है। अब एक एडवांटेज पेरोनिस लोंगस ग्राफ्ट में कि यहाँ से आप हैमस्ट्रिंग नहीं निकालते, तो यहाँ की जो ये पेरियोस्टियम है, टिश्यू है, ये वाला डैमेज नहीं होता, तो इस जगह पे इन्फेक्शन के चांसेस भी ना के बराबर रहते हैं। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। अगर आपका एसीएल की टेक्निक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट में हमें सेंड कर सकते हैं। जो सबसे अच्छे क्वेश्चन 2 या 3 हमें प्राप्त होंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नाम मेंशन करते हुए बताते हुए कि भी ये सवाल हमने यहाँ से मिला है, और उसका एक प्रॉपर वे में साइंटिफिक तरीके से उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।